हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, TSSB आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। यहां महत्वपूर्ण बुक के रूप में हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं। पिछले मेरे कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को देखा, काल विभाजन को देखा, पद्धतियों को देखा। इन सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी साहित्य का आदिकाल रहने वाला है। तो ठीक है, हम अपने समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है आदिकाल। तो ठीक है, देरी न करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपने साहित्यिक वैविध्यता के लिए आधुनिक काल जैसा ही प्रसिद्ध रहा। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है अपनी साहित्यिक वैविध्यता के लिए आधुनिक काल के जैसा ही प्रसिद्ध रहा। इस काल में जहाँ एक तरफ रचनात्मक विविधता दिखाई पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाषागत स्पष्टता मतलब विभिन्नता भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कहा जा रहा है कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है अपनी साहित्यिक वैविध्यता के लिए तो आधुनिक काल जैसा ही प्रसिद्ध रहा, लेकिन इस काल में एक तरफ जहाँ रचनात्मक विविधता दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ भाषागत विभिन्नता भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कहा जा रहा है आदिकाल में भाषा के आधार पर अगर देखें तो मुख्यतः दो प्रकार की ही रचनाएं मिलती हैं। वो दो प्रकार कौन सा है? अपभ्रंश की और देश भाषा अर्थात बोलचाल की। अपभ्रंश भाषा की और देश भाषा अर्थात बोलचाल की। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का विभाजन और विवेचन किया है। तो कहा जा रहा है आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की ही भाषा मिलती है। कौन सी? अपभ्रंश और देश भाषा। अपभ्रंश भाषा और देश भाषा अर्थात बोलचाल की। और इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों को लिखा था। उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी के आधार पर उन्होंने आदिकाल का काल विभाजन किया। काल विभाजन करते हैं और विवेचन भी किए, है ना। तो उन्होंने उस अपने जो है इतिहास ग्रंथ में इसी के आधार पर आदिकाल का काल विभाजन और विवेचन किया है। इसी के अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही असाहित्यिक मानते हुए जो है इस प्रकार वर्गित किया। तो उन्होंने उस समय आदिकाल के जो है सिर्फ कितने ग्रंथों को स्वीकार किया? इसके अंतर्गत उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक माना है और उसे 12 ग्रंथों को ही स्वीकार करते हुए साहित्यिक मानते हुए उसको जो है इस प्रकार से वर्गीकृत किया। देखिए, अपभ्रंश में कौन से काव्य रचना को मानते हैं और देश भाषा में कौन कौन सी काव्य रचनाओं को ये मानते हैं। इन्होंने अपभ्रंश में विजयपाल रासो को, हमीर रासो को और कीर्ति पताका 4 रचनाओं को अपभ्रंश की माना है। विजय, हमीर, कीर्ति लता, कीर्ति और पताका। ठीक है, तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो, हमीर रासो। 2 रासो है, विजयपाल रासो, हमीर रासो। इन 2 रासो ग्रंथों को और कीर्ति लता और कीर्ति पताका को अपभ्रंश काव्य के रूप में इन्होंने माना। तो 4 तो ये हो गए। अब 8 अन्य कौन से जो हैं जिन्हें इन्होंने देश भाषा में स्वीकार किया? तो उसमें है खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जसचंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, परमाल रासो जिसे हम आलाखंड भी कहते हैं, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की जो है पदावली को इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने अपभ्रंश काव्य के रूप में विजयपाल रासो को, हमीर रासो को, कीर्ति लता को, कीर्ति पताका को माना। वहीं देश भाषा काव्य में खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश को, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो अर्थात आलाखंड के मूल रूप को, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली को देश भाषा काव्य के रूप में स्वीकार किया। शुक्ल जी ने उपयुक्त 12 पुस्तकों कहा जा रहा है, जिन 12 पुस्तकों को हम लोगों ने देखा, तो शुक्ल जी ने उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल करते हुए लिखा है कि इनमें से अंतिम 2
तथा बीशल देव रासो को छोड़कर। अंतिम दो कौन सी, जैसे खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति है ना, तो इन दोनों को छोड़कर और किसे, बीशल देव रासो को छोड़कर सारे जो है वीर गाथात्मक ही हैं। कहते हैं शुक्ल जी कि जो है बताया जा रहा है कि शुक्ल जी ने उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण किया है। इन्होंने देखा कि इसमें क्या है, वीर गाथात्मक जो है रचनाएं बहुत हैं, जिसमें वीर गाथा गाई गई हो, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, खुमान रासो हो, है ना, परमाल रासो, इनमें सब में क्या है, वीरता का वर्णन है। तो इसलिए इन्होंने इसका नामकरण, इस काल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है कि इनमें से अंतिम दो तथा बीशल देव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ कैसे वीर गाथात्मक ही हैं। दो तथा बीशल देव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है, अतः आदिकाल का नाम क्या होना चाहिए, वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। इन्होंने ऐसा कहा। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो पूछा जाए कि आदिकाल के लिए आचार्य शुक्ल ने जो है अपभ्रंश साहित्य के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया, तो अपभ्रंश साहित्य के लिए उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास हिंदी कहा, प्राकृत की अंतिम अवस्था कहा और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। किसके लिए, अपभ्रंश के लिए। इस प्रकार शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। बताया जा रहा है इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना है। किसका समय है ये, आदिकाल का समय है। ठीक है, अब देखिए कब से कब तक, 1050 से लेकर 1375 तक। ठीक है, आदिकाल का इन्होंने समय माना। अब देखते हैं आदिकालीन बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा। ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने आदिकालीन बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा, तो विद्यापति हैं। ठीक है, उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। अब इन्हीं को देख करके शुक्ल जी ने देखा कि विद्यापति ने जो साधारण बोलचाल की भाषा है उसे क्या कहा, देसी भाषा कहा है, तो इसलिए इन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरण अर्थात अध्यायों में विवेचित किया है, बांटा है। तो वो 4 प्रकरण क्या है, आदिकाल को 4 भागों में शुक्ल जी ने बांटा है, तो वो प्रकरण क्या है, वो जो है अध्याय क्या है, तो देखेंगे प्रकरण 1 सामान्य परिचय दिया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो इनका ग्रंथ है उन्होंने आदिकाल को 4 भागों में बांटा। जो प्रकरण 1 है 4 प्रकरण में बांटा, विभाजित किया या विवेचित किया। तो पहले जो प्रकरण है उसमें सामान्य परिचय दिया है, दूसरे में अपभ्रंश काव्य दिया है, तीसरे में देश भाषा काव्य दिया है और चौथे प्रकरण में फुटकल रचनाओं के बारे में बतलाया है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा ये पूछा जाता है, तो 4 प्रकरण में या 4 अध्यायों में बांटा है। पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है अपभ्रंश काव्य, तीसरा है देश भाषा काव्य और चौथा है फुटकल रचनाएं। तो ये तो हो गया शुक्ल जी का, उनके जो है आदिकाल के संबंध में काल विभाजन को हम लोगों ने देखा। शुक्ल जी ने अपभ्रंश में कितने काव्य को माना और देश भाषा काव्य में कितने काव्यों को इन्होंने स्वीकार किया, या कह सकते हैं आदिकाल के कितने ग्रंथों को इन्होंने जो है स्वीकार किया, कितने ग्रंथों की विवेचना की, तो 12 ग्रंथों की, जिसमें हम लोगों ने अपभ्रंश में देखा विजयपाल, हमीर रासो और कीर्तिलता कीर्ति पताका को। वहीं पर हम लोगों ने देश भाषा काव्य में खुमाल रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश को, जय मंग जसचंद्रिका को, परमाल रासो को, आला जिसे आला खंड भी कहा जाता है, फिर खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली को इन्होंने देश भाषा काव्य में स्वीकार किया। हम लोगों ने जाना शुक्ल जी ने जो है 12 पुस्तकों को जो विभाजित किया इसके बारे में जान लिया। इसमें ज़्यादातर जो है पुस्तकें वीर गाथात्मक है, इसलिए इन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा।
इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था पुरानी हिंदी कहा। समय अगर देखेंगे तो इन्होंने आदिकाल का क्या लिया तो 1050 से लेकर 1375 लिया। 1050 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय तक का समय, अर्थात 1375 तक के समय को, 1375 के कुछ पीछे तक के समय को इन्होंने लिया है। वहीं हम लोगों ने देखा कि इन्होंने देश भाषा शब्द का प्रयोग कहाँ से करने की प्रेरणा ली, तो इन्होंने विद्यापति ने देश भाषा काव्य कहा था साधारण बोलचाल की भाषा को, तो शुक्ल जी ने भी उन्हीं से प्रेरणा ली है और इन्होंने देश भाषा काव्य कहा जो साधारण बोलचाल की भाषा थी उसे। फिर अगर पूछा जाए कि आदिकाल को शुक्ल जी ने कितने प्रकरण में विभाजित किया तो 4 भी देखा हम लोगों ने। पहला प्रकरण सामान्य परिचय था, दूसरा था अपभ्रंश काल, तीसरा था देश भाषा काव्य और चौथा था फुटकल रचनाएं। अब हम आते हैं आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य, सामान्य परिचय। ठीक है, प्रमुख तथ्य जिसमें हम लोग सबसे पहले सामान्य परिचय को देखेंगे कि कौन से ऐसे जो है रचनाकार है या इतिहासकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है। तो बहुत सारे ऐसे जो है प्रस्तोता है जिन्होंने अपने अपने अनुसार, जैसे भी इतिहासकार आते गए प्रस्तोता आते गए, प्रस्तोता वही है मतलब जो अपने नामों को प्रस्तुत करे, है ना, अपने अनुसार एक नाम बताए कि इस काल का ये नाम होना चाहिए। तो इस तरह से अनेक इतिहासकार आते रहे, उन्होंने अपने अपने विचारों के अनुसार आदिकाल का नाम रखना प्रारंभ किया। उसी क्रम में हम लोग पहले ही देखते हैं कि कौन है। तो आदिकाल का नामकरण और प्रस्तुता। आदिकाल का नामकरण चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने रखा। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल के रूप में इसको स्वीकार किया। तो मिश्र बंधु जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं। वहीं पर हम देखेंगे तो गणपति चंद्र गुप्त आते हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल कहा। तो मिल जाता है हमें मिश्र बंधु के द्वारा और गणपति चंद्र दोनों के द्वारा प्रारंभिक काल। लेकिन देखिए गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने साथ में शून्य काल भी कहा है, जो है प्रारंभिक काल को शून्य काल के नाम से भी इन्होंने जो है कहा है। अब देखिए बीजवपन काल किस आचार्य ने कहा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने आदिकाल का नाम बीजवपन काल रखा। हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा कि वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वो आदिकाल भी कहते हैं लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, वीरगाथा काल अगर किसी आचार्य ने नाम दिया है तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल नामकरण किया। वीर काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीर काल कहकर किया। तो इन्होंने वीर काल कहा आदिकाल को, किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल, ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया आदिकाल को, तो वह है राम कुमार वर्मा है। इन्होंने आदिकाल का नाम संधि एवं चारण काल रखा, संधि काल एवं चारण काल कहा। तो अब देखते हैं आदिकाल किसने नामकरण किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आदिकाल नामकरण किसने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। वीरगाथा काल किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। वीर काल किसने किया, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने किया। ऐसे ही आगे देखते हैं तो आधार काल किसने किया, तो सुमन राजे हैं, ये आधार काल कहते हैं। अपभ्रंश काल किसने कहा, तो धीरेन्द्र वर्मा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नामकरण किया है। किस काल का, आदिकाल का। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया, तो धीरेन्द्र वर्मा ने। उद्भव काल किसने कहा, उद्भव काल कहने वाले हैं वासुदेव सिंह है। इन्होंने आदिकाल को उद्भव काल कहा। आधार काल, इसके पहले हम लोगों ने देखा सुमन राजे ने कहा और एक अन्य भी हैं, उन्होंने भी आधार काल नाम दिया, वो है मोहन अवस्थी भी आदिकाल को आधार काल के संज्ञा देते हैं, आधार काल का नाम देते हैं। प्राचीन काल किसने कहा, तो शंभुनाथ सिंह है। इन्होंने आदिकाल को प्राचीन काल के नाम से जो है प्रस्तुत किया, या जो है आदिकाल को जो है इन्होंने प्राचीन काल को इन्होंने आदिकाल को प्राचीन काल जो है कहा, किसने, शंभुनाथ सिंह ने।
इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो अंधकार काल आता है। अंधकार काल किसने कहा? तो कमल कुलश्रेष्ठ हैं। कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल नामकरण किया। आविर्भाव काल, आविर्भाव काल किस आचार्य ने क्या, किस रचनाकार ने कहा? तो शैलेश जैदी हैं। इन्होंने आविर्भाव काल नाम दिया आदिकाल का। तो आविर्भाव काल किसने कहा? तो शैलेश जैदी ने कहा। उसी क्रम में हम देखते हैं पुष्पदंत या पुंड, इन्होंने जो है ये तो हम लोगों ने देख लिया। ये अब इनके बारे में अगर देखें तो ये हैं क्या, तो एक बार फिर से हम इसको मुझे लगता है कि देखना चाहिए। चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, आरंभिक काल या प्रारंभिक काल किसने और भी कहा? तो गणपत चंद्रगुप्त है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीरगाथा काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधियोम चारण काल रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल सुमन राजे, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, उद्भव काल वासुदेव सिंह। आधार काल यदि और भी देखेंगे किसने कहा? तो मोहन अवस्थी ने। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने। अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने। आविर्भाव काल यदि देखेंगे किसने कहा? तो शैलेश जैदी ने कहा। तो ये हो गए आदिकाल का नामकरण हो गया और यहाँ पे उसके प्रस्तोता हो गए। उन नामों के प्रस्तोता कौन है? तो हम लोगों ने वो देखा। इसमें कहा गया है, नोट के तौर पे दिया गया है, कई पुस्तकों में मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल का नाम आरंभिक काल बताया गया है, जबकि उन्होंने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में इसके लिए प्रारंभिक काल का ही प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पे स्पष्टता बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ पुस्तकों में आदिकाल का जो है नाम आरंभिक काल बताया गया है। यहाँ पे प्रारंभिक दिया गया है तो कहा जा रहा है कि कुछ पुस्तकों में बताया गया है कि आरंभिक काल वो कहते हैं आदिकाल का नाम, लेकिन जब उनके पुस्तक को हम देखेंगे मिश्र बंधु विनोद तो उसमें उन्होंने आदिकाल का नामकरण क्या रखा? प्रारंभिक काल रखा, या प्रारंभिक काल से ही वो आदिकाल का जो है आदिकाल को प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हिंदी जो है हिंदी के प्रथम कवि और प्रस्तोता, तो किस कवि को कौन प्रथम मानता है वो हम देखेंगे कि पुष्पदंत को किसने प्रथम माना, शालिभद्र सूरी को किसने प्रथम माना। तो ये सभी जो है आचार्यों के अनुसार, रचनाकारों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार जिन्होंने भी जिस कवि को प्रथम माना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पुष्पदंत या पुंड है, पुष्पपुंड है, तो इनको किसने जो है प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया? तो प्रथम कवि है पुष्पदंत या पुंड। इनको किसने प्रथम कवि माना? तो शिव सिंह सेंगर ने माना। शालिभद्र सूरी हैं, इन्होंने शालिभद्र सूरी को जो है गणपति चंद्रगुप्त ने मारा। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। वहीं स्वयंभू हैं जिन्हें रामकुमार वर्मा प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है प्रथम कवि के रूप में। सरहपा है, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं कि ये प्रथम कवि हैं। हिंदी के जो है प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। विद्यापति हैं, विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रथम कवि माना है। चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल प्रथम कवि मानते हैं। तो फिर से देखते हैं कि किस आचार्य ने किसे माना। तो पुष्पदंत को शिव सिंह सरोज ने माना, शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्रगुप्त ने माना, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना, सरहपा राहुल सांकृत्यायन मानते हैं, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, विद्यापति को बच्चन सिंह ने माना। डॉक्टर बच्चन सिंह है, इन्होंने विद्यापति को प्रथम कवि माना है। वहीं हिंदी के प्रथम कवि के रूप में चंद्रबरदाई को किसने माना? तो आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया। तो हम लोगों ने देखा इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू होती है, आदिकाल कैसे शुरू होता है, आदिकाल को किन किन आचार्यों ने, किन किन प्रस्तोता ने क्या क्या नामकरण किया। साथ ही हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा, उसमें किस प्रकार से आदिकाल का नामकरण है, कैसे रचनाओं को विभाजित किया गया है, उस समय क्या क्या चीज़ें प्रचलित है, हम लोगों ने इसके बारे में सारी चीज़ें देखी। आदिकाल का नामकरण के साथ ही हम लोगों ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में भी पढ़ लिया है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे आदिकाल के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी
पसंद आता है, सहायक लगता है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मेरी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।